हे हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। जो मतलब वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हो ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू, ठीक है। उसकी डेट आई है, नहीं आई है अभी, सिंपल बोल दूँ डेट नहीं आई, कब आएगी इसकी जस्ट देखो। ये एमबीबीएस का जो सीट फिल अभी फुल फिल हो रही है एमसीसी के थ्रू, वो जब मॉपअप या फिर सेकेंड राउंड तक रिजल्ट नहीं आती, अलॉटमेंट नहीं होते, तब तक ये कैंडिडेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हर लोग पहले प्रेफरेंस मेडिकल वाले को देता है, देन वेटनरी को। तो पहले मेडिकल वाला प्रेफरेंस अभी चलेगा काउंसलिंग, देन आयुष वाला जो आयुर्वेदा होम्योपैथी चलता है वो सब अलग चलता है, आयुष वाला ओके। देन यहाँ पे वेटनरी का अलग काउंसलिंग चलेगा। तो इसमें लोगों को डाउट रहता कब स्टार्टिंग हुआ। देखो भाई, उसमें हम देखे थे जब एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो उसका सेकंड राउंड का लगभग सितंबर तक, 12-13 सितंबर तक सेकंड राउंड खत्म हो रही है या फिर उसी के बीच खत्म हो रही है। तो उसका रिजल्ट आ जाता है। फिर मॉपअप राउंड पर डिपेंड करते हैं, मॉपअप के बाद भी विषय कौन से परफेक्ट करते वो डिपेंड करता है उन लोग पे। बट अभी डेट ऐसा नहीं आई है। देखो जब डेट आएगी तो आपको पहला क्या देखने को मिलेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट एकेडमी बोर्ड, यहाँ पे रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नहीं है ना अभी, कोई पोस्ट डिस्प्ले नहीं है, यहीं पे रहेगा न्यू कैंडिडेशन रजिस्ट्रेशन ओके। बट अभी नहीं आया इसलिए नहीं है, ठीक है। देन आपको दिखा दूँ कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो इस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मायने रखता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देन इसमें डॉक्यूमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, देन आपको कितने पैसे फी करने होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। राउंड 1 राउंड 2 का अलग फी स्ट्रक्चर है, मॉपअप का अलग फी स्ट्रक्चर है, स्टे राउंड के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है। आप देखो राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप और स्टे राउंड का अलग अलग कंडीशन है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि राउंड 1 वाले राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, मॉपअप में कर सकता है या नहीं कर सकता, स्टे राउंड में कर सकता है या नहीं कर सकता, अपग्रेडेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, लोगों को बहुत डाउट रहता है ओके। देन इसी के रिगार्डिंग और देन इसमें डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्यूमेंट आपको पता रहना चाहिए। देन आपको लेके चलते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन एडमिशन ले सकते हैं इसमें ओके। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलते हैं। देन आपको कितना फी स्ट्रक्चर रहेगा किन से राउंड में, ये देख लेंगे। देन प्रोसेस क्या है यार, इसी प्रोसेस में डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये तीनों चीज़ें देख लेते हैं ओके। इतना बता दूं कि बीसीआई की वेबसाइट क्या है। देखो गूगल पे सर्च करोगे आप एडमिशन जो है bci.admission.in सर, ये वेबसाइट है, ठीक है। ध्यान रहे हमेशा भी रेगुलर विजिट करना है कि कौन सी डेट आई है नहीं है, जैसे हम अपडेट दे देंगे, बट हाँ आपको भी विजिट करते रहना है। कोई ऐसे आपको काम है नहीं, नीट का प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो, तो देखो जब भी काउंसिलिंग पार्टिसिपेट आएगा कि आपका डेट आई है नहीं है, तो देखो यहाँ पे शेड्यूल ये ऑप्शन दिख रहा है। तो शेड्यूल में जब क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फॉर्म में आएगा और इसी में शेड्यूल में देखा जाएगा कि शेड्यूल क्या है, राउंड 1 राउंड 2 किन से डेट के लिए, राउंड 1 में होगी, राउंड 2 के लिए होगी, राउंड 3। अभी तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ आएगा तो उसमें शेड्यूल रहेगा कि राउंड 1 इस डेट को होने वाली है, राउंड 2 इस डेट को होने वाली है, राउंड 3 इसके बीच को है, राउंड 4 अभी नहीं है। बस इसमें अभी काम चल रहा है, तो अभी जस्ट वेट करना है कुछ देर के लिए। बट अभी मैंने हम लोग डिस्कस करते जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओके। देखो ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया पहले। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये www.vsat.admission.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओके। एडमिशन के 50% कोटा के लिए, मतलब कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट में हो बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता है, अदर स्टेट में भी एडमिशन ले सकते हैं वेटनरी में ओके, और बीएससी कोर्स करने के लिए, वेटनरी कोर्स करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख। देन देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें बहुत सारा मैटर करता है। पहला है देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला डिपेंड करता है कि आप इंडियन होना चाहिए, नेशनलिटी भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री से डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो ये नेशनलिटी बात करेंगे। देन आज एज, बहुत इंपॉर्टेंट, एज को लेकर क्या क्वालिफिकेशन आप कराना चाहिए एंड फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होना चाहिए ओके। देन प्रोसीड्यूर की बात करेंगे। देन आपको लेकर चलते हैं सम बेसिक चीज़ें कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स पता ही है 5.5 साल की होती है ऑन बेसिक सीट। टोटल सीट देख लो वेटनरी में कितना है 574 ओके। तो ये देख लिया। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला कि वो इंडियन होना चाहिए, अदर कंट्री वाले बीसीआई के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंडियन होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट से हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आप इंडियन होना चाहिए। देन यहाँ पे ओवर सिटीजन का अलग कंडीशन है, अपना देख लेना। देन आप देखो एज मिनिमम मेंशन किया है 17 ईयर, अपर एज लिमिट नहीं है बीसीआई में ओके। बट जब आप तमिलनाडु का तनवास वेटनरी कॉलेज चॉइस करेंगे तो आपको एज लिमिटेशन लगा दिया है, तो हम वीडियो बना दिए हैं, देख लेना, इसका एज लिमिटेशन अलग है। तनवास वाले कॉलेज प्रीफर करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलती करते हैं। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, लोग डाउट करते हैं कि बीसीए में जब मेंशन नहीं किया तो तनवास क्यों कंसीडर करता है। देखो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप तनवास में लेना चाहते हो तो वो अपना क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जानना होगा ओके। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट काउंसलर से वहाँ पे रहता है, नोडल ऑफिसर का नंबर, तो कॉन्टैक्ट में किया था तो पूछ लिया था, इस डाउट हो गए तो बोला कि नहीं एडमिशन आप बीसीए के तो लो, कोई डाउट नहीं है, वो अपना कुछ भी एज क्राइटेरिया दे, बट हमें एज क्राइटेरिया में अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलेगा, ये ध्यान दें। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आप पहला की इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 12 पास, नो डाउट 12 पास है ना, 12 पास होना चाहिए। यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 50% इसको लाना चाहिए। 12th में कौन सा बायोलॉजी साइंस जानते करते हो, ये सर क्वालिफिकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या फिर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। देन स्कोर भी मायने रखता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन भी दिया है, यदि आप जनरल ओबीसी हैं ईडब्ल्यूएस हैं तो 50% होना चाहिए, और SC ST हैं तो 47.5% होना चाहिए, ध्यान रहे वही एलिजिबल है, इससे कम है तो मत अप्लाई करना, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। क्राइटेरिया देख लेना, लोग बस बोलते हैं 12 दे दिए, इसको कोई मैटर में, इसको मैटर करता है। देन आपको नीट में क्वालिफाई करना होगा। देखो सेकंड चीज़ है नीट में क्वालिफाइड होना चाहिए,
कितना स्कोर आया है कोई मैटर नहीं करता, बट अपना रैंक के मतलब अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यदि क्वालिफाइड हो नीट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, नीट में क्वालिफाई हो, कितना स्कोर आया है कोई मैटर नहीं करता, बट नीट में क्वालिफाइड हो तो अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज मिलना नहीं मिलना वो रैंक पे डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाती है किस कॉलेज का, बट आप नीट में क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन और कोई क्राइटेरिया है इसमें? देन आपको यहाँ पे देखो फिजिकल डिसेबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल नहीं है फिजिकल डिसेबिलिटी में। ध्यान रहे, नॉट अलाउड इफ़ 50% से ज़्यादा, यहाँ पे सब मेंशन किया देख लेना। ओके, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका फिजिकल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। फिजिकल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया है। देन एडमिशन का प्रोसेस क्या है ये देख लेना है। काउंसलिंग प्रोसीड्यूर देखो, काउंसलिंग प्रोसीड्यूर राउंड 1 चलेगा, राउंड 2 चलेगा, मॉक अप चलेगा, स्टे राउंड चलेगा। तो पता है राउंड 1, राउंड 2, मॉक अप एंड स्टे राउंड। ओके, ये सब तो स्टेट वाइज रहता है। देन आप क्राइटेरिया को देख लिया, मिसलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बुलेटिन, ये सब तो आपने देख लिया। देन आपको ले चलते हैं कि आपका देखो ये राउंड 1 राउंड 2 समझाते हुए चल रहा है, बट अभी हटाओ, मैं अभी बता देता हूँ कि स्टे राउंड 1 लाइन ये चला, हटाओ भी। देन चलते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। पहला राउंड होगा राउंड 1, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट कैसे करना है, अब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, चॉइस फिलिंग क्या करेंगे, मतलब चॉइस फिलिंग आपका कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट डालना होता है, कौन टॉप कॉलेज है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये चॉइस फिलिंग में आता है। देन आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर। ओके, देन आपको कॉलेज अलॉट हो गया, देन आपको जाके कॉलेज में वेरिफिकेशन करना है आपको डॉक्यूमेंट। ओके, देन अभी पहले पता कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम फ़ी कितना लगेगा। देन कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट आपको वीडियो में देखना होगा। देन आपको देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट कुछ लगेगी एंड फ़ी क्या लगेगी। ओके, यदि आप राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 के तो आपको फी स्ट्रक्चर लगेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 1000, EWS OBC कैंडिडेट के 900 एंड SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड ट्रांसजेंडर के लिए 500। ओके, राउंड 1 राउंड 2 का फी स्ट्रक्चर है, ध्यान रहे। मॉपअप का अलग फी स्ट्रक्चर है, तो मॉपअप का फी स्ट्रक्चर आपको नीचे मेंशन है। ओके, ये मॉपअप राउंड का है, तो मॉपअप राउंड का देखो जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 10,000 एंड SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड ट्रांसजेंडर के लिए 5000। ओके, ध्यान रहे। देन ST राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो देखो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। ST राउंड तो ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। 2022 में ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ था, जबकि 23 में ऑनलाइन हुआ था, डिपेंड करता है काउंसलर पे। देखो जनरल कैटेगरी OBC EWS के 50,000, SC ST ट्रांसजेंडर फिजिकल हैंडीकैप्ड के 25,000। ओके, देन देखो राउंड 1 वाले राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है कि कब एप्लीकेशन कर सकता है, इसे वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। देन आपको इंट्रो लेके चलते हैं, ये राउंड 1 राउंड 2, ठीक है। आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहता है, नहीं देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहते कर सकते हैं, राउंड 2 में करना चाहते हैं ना कर सकते हैं। ओनली द फ्रेश कैंडिडेट हु इज द नाइदर रजिस्टर नो पेड रजिस्ट्रेशन राउंड 1 एंड कैंडिडेट रजिस्टर इन राउंड 2 इज पेमेंट ऑफ द फी नॉट बी रजिस्टर इन द राउंड सेपरेट। क्या आना चाहता है, यदि आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आपको राउंड 2 में फिर से सपोज दैट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए और राउंड 1 में कॉलेज नहीं अलॉट होती तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। देन आपको क्या होगा, तो आपको बस राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर जाना है। देन आपको कॉलेज अलॉट होगी तो राउंड 2 के लिए अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देन मॉपअप में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो देखो रजिस्ट्रेशन फॉर द मॉपअप राउंड एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी इधर फ्रेश कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप, ये तो बता दिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मॉपअप के टाइम क्या ध्यान देना है, तो मॉपअप के कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड इन राउंड 1 राउंड 2 नॉट अलॉटेड द सीट, जो कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, अभी राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उसको सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द मॉपअप राउंड। समझ बात है, तो आपको फिर से मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। देन राउंड फॉर द कैंडिडेट हु इज अलॉटेड इन राउंड 1 और राउंड 2 नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट मॉपअप। समझ बात है, यदि आपको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में अलॉट हो जाती है, आप कॉलेज लेते हैं नहीं लेते हैं वो मैटर अलग है, बट आपने पार्टिसिपेट कर लिया, कॉलेज अलॉट हो गया, बट आपने कॉलेज लिया नहीं, तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं। ये ऑल राउंड की चीज़ें हैं, जैसे राउंड में आपको अलॉट होगी, आप कॉलेज नहीं लिए, तो आप कोई भी अदर राउंड में पार्टिसिपेट करना के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखना। राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर लिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गई, आप नहीं लिया तो आप हो गया, फिर राउंड 2 में नहीं लग पाओगे, नहीं मॉपअप में नहीं स्टे राउंड में, ये लोग ध्यान रहे, ठीक है। देन राउंड 2 में फिर से मिलती है, आप राउंड 2 में नहीं लेते हैं तो किसी राउंड के लिए एलिजिबल फिर से नहीं रहेंगे, ये ध्यान रहे। और राउंड की कंडीशन नहीं है, आपको कॉलेज किसी भी राउंड में मिला है तो आपको हर कंडीशन में आपको कॉलेज लेना होगा। भले आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, लेकिन अपग्रेडेशन सिर्फ राउंड 2 में होती है, अदर किसी राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होगा, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, पेमेंट बता दिया। मॉपअप राउंड का क्या है, स्टे राउंड के लिए, स्टे राउंड बोलता है, यदि सीट वैकेंट रहता है तभी स्टे राउंड होता है, ये कभी ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन होता है, अलग चीज़ें हैं, फिर छोड़ो। देन कहते हैं डॉक्यूमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, फीस स्ट्रक्चर देखना हो देख लेना कितना लगेगा, जिस राउंड में पार्टिसिपेट कर जाना चाहते होते हैं। आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट देखो क्या लग रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट देखो कि एडमिट कार्ड लगेगा, नीट का रैंक कार्ड लगेगा, आधार, अभी कोई भी ID कार्ड लगेगा आपको जो आपने नीट में दे रखी थी, मतलब आधार जो भी आइडेंटिटी कार्ड नीट में प्रोवाइड कर रखी थी वही आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ध्यान रहे। आप आधार कार्ड दे रखे थे
अभी आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी दिया था वही, पैन कार्ड दिया था पैन कार्ड लगेगा। दैन डेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, मतलब डेट बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अब 12th का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखी है। बोलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसी के लिए एप्लीकेबल है दोज कैंडिडेट हु पास इन 2024, जैसे 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मतलब VCI में, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वही दे सकता है जो कि 2024 में ही 12 पास हो। यदि आप 2024 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और 2023 में पास किए हैं 12th, तो आपको प्रोविजनल नहीं लगेगा, आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रहे। करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रहे। कॉलेज या स्कूल से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोग इग्नोर करता है करेक्टर सर्टिफिकेट को। सीख पासपोर्ट साइड आपको गलती नहीं करेंगे, जो आपने नीट में दे रखी तो वही लगेगा। देन एक कंट्री अलग है। देन आप एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वाला कैटेगरी अलग है। कैंडिडेट विद प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट, अभी जो रिजर्व कैटेगरी में है जैसे SC हैं ST हैं तो इसका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। SC ST का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC का OBC सर्टिफिकेट। देखो एलेंजर जो है 3D है, ये ऑफलाइन का दे रखा है PDF, तो अगर उस फॉर्मेट में नहीं बनाना, यदि ऑनलाइन आपका स्टेट में बनता है तो ऑनलाइन बना लेना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, ये जो दे रखा है ना एलेंजर 3, ये ऑफलाइन मीडियम वाला दे रखा है। यदि ऑफलाइन बनाना है, कोर्ट कचहरी दौड़ना है तो आप बना सकते हैं, बट आप ऑनलाइन के थ्रू जाएंगे तो ऑनलाइन के थ्रू ये सब चीज़ें जरूरत नहीं है। बस बोलना है कि मेरा OBC सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST के सर्टिफिकेट वो बना देंगे। EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा आपको। यदि EWS सर्टिफिकेट उसी कैंडिडेट के लिए हैं जो EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ना ही SC को लगेगा, ना ही ST, ना OBC को लगेगा। देन है जितना भी डॉक्यूमेंट बताए हैं ये ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट जो है एकदम ओरिजिनल रहना चाहिए और ये जेरॉक्स कॉपी भी रहना चाहिए, वो अलग बात है, बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये डॉक्यूमेंट ध्यान रहे, ये डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल रहना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एट अ टाइम है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जबकि आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको डॉक्यूमेंट लेता है और आपको पैसा फी करना है, अपने कॉलेज जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है अपना कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देना है, ठीक है। दैन इसके अलावा कोई डाउट रहता है, जैसे भी मेन चीज़ें जो था मैं उसको कंसिडर कर लिया, इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो वीडियो में आपको ओपन सेक्शन है उसको एक डाउट पूछ सकते हैं। बट थोड़ा सा मॉप ऑफ स्टे राउंड को एक बार और से थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट होता है। जैसे यहाँ पे पहला दे रखा है काउंसलिंग प्रोसीड्योर। ओके, काउंसलिंग का प्रोसीड्योर क्या है पहले जानते हो कि 50% कोटा के थ्रू आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में, मॉपअप में, स्टे राउंड में, ठीक है। फिर बोलता है सीट विद द अलॉटेड इन कॉलेज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ सीट, कॉलेज उसी को अलॉट होगा जिस कॉलेज जितना सीट है, ठीक है। दैन योर चॉइस का प्रीफरेंस लिस्ट कैसे है ये सब तो देख लिया। दैन सीट अलॉटेड सिल बी ओनली द रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइज वेटनरी काउंसलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब उसी सीट को अलॉट होगा जो कि गवर्नमेंट होगा, जो कि आपका रिकोगनाइज होगा वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के थ्रू। ओके, इसके थ्रू ऑल में 50% के थ्रू। देखो बहुत सा वेटनरी कॉलेज है जो BCI में रजिस्टर्ड नहीं है, तो BCI में जो रजिस्टर्ड है वही सब प्राइवेट कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो या वेटनरी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई भी 2 कॉलेज प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी BCI में रजिस्टर्ड है वही कॉलेज अलॉट होगा सीट, ठीक है। फी ऑफ एडमिशन प्राइवेट कॉलेज बोलता है, यदि प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हो उसका फ़ी अलग है, तो उसको आपको उसका वेबसाइट में चेक करना होगा। फिर जब वो कॉलेज अलॉट होगा तो आपको नोडल ऑफिसर से बात करके पूछ लेना होगा। ओके, देन आपको सीट यदि गवर्नमेंट की चीज़ का होता है तो आपको फिर से वही रिगार्डिंग वो बात कर लेना है, बट हम हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, देख लेना। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट का देख लिया। देन है कि यहाँ पे बात की है कैंडिडेट अलॉट इन फर्स्ट राउंड, यदि आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट होती है एंड रिपोर्ट फॉर द एडमिशन विद इन द शेड्यूल ऑफ डेट ऑफ शेड्यूल आएगा उसी के विद इन आपको रिपोर्ट करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देना है। इन केस ऑफ सीट अलॉटेड इन राउंड 2 तब सीट अलॉटेड आइडर इन राउंड 1 विल द कैंसिल। समझ बात है। जैसे कोई फिर से बोलता है अपग्रेडेशन के लिए, ध्यान रहे कोई यहाँ पे दी चीज़ें हैं कि राउंड 1 कॉलेज में राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गई, सपोज अच्छा रैंक था, कोई ख़राब कॉलेज अलॉट हो जाते हैं तो अपग्रेडेशन कराता है सेकेंड राउंड में। तो वही बोलता है यदि आप अपग्रेडेशन कराते हो, ठीक है, और सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होती है तो आपको लेना ही होगा। यदि नहीं लेते हो तो राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुई थी वो कैंसिल हो जाएगा। और कॉलेज सपोज दैट अपग्रेडेशन का है तो सेकेंड राउंड में तो नहीं मिला तो पहला वाला कॉलेज कैंसिल होगा नहीं। समझ बात है। राउंड 1 में सपोज दैट कॉलेज अलॉट हो गया, आपका रैंक अच्छा नहीं मिला, बुरा मिला, सेकेंड राउंड में जाते हो अपग्रेडेशन कर लेते हो, ठीक है, तो अपग्रेडेशन कराइए, आपको कॉलेज जो अलॉट होती है तो आपको हर हाल लेना होगा। अदरवाइज फर्स्ट राउंड बाई कॉलेज जाएगा तो सेकंड राउंड तो ऑलरेडी चले जाएगा। समझ गई। और यदि आपको कॉलेज नहीं अलॉट होती है सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के द्वारा तो फर्स्ट राउंड जो मिला है वही रह जाएगा, ठीक है। फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ द रीचॉइसिंग फीलिंग कैंडिडेट विल नॉट हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन। वही बोलता है जब राउंड 2 में फिर से आपको पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 2 में फिर पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा फिर से देना होगा नहीं, एक बार जो दे दिया सो दे दिया। देन कैंडिडेट हु इज द अलॉट इन सीट राउंड 1 बट नॉट रिपोर्टेड फॉर द एडमिशन नॉट बी पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। समझ बात है। सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन बोल रहा है यदि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो जाता है, कोई भी कॉलेज हो, यदि आप प्राइवेट अलॉट चॉइस फिलिंग किए हैं, प्राइवेट ही अलॉट हो गया, समझ बात है, आप गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किए तो गवर्नमेंट ही कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपको हर हाल रिपोर्ट करना होगा। यदि आपने रिपोर्ट नहीं करता है तो आपको किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल दिया है।
कैंडिडेट वुड अलॉट इन राउंड 1 बट नॉट रिपोर्टेड फॉर द एडमिशन। एडमिशन के लिए यदि कॉलेज अलॉट हो जाती है सीट, आपने रिपोर्ट नहीं करते हो, नॉट रिपोर्ट फॉर एडमिशन के लिए उस कॉलेज में, तो नॉट एवर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड 1 में यदि आपको कॉलेज अलॉट होती है, तो राउंड 2 में यदि राउंड 1 में अलॉट होगी और राउंड कॉलेज नहीं लिया तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ना ही मोपो में एलिजिबल रहोगे, ना ही स्टे राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ये ध्यान रहे। ठीक है, सेम कंडीशन वही चीज़ है कि यदि राउंड 2 में अलॉट होती है तो आपको राउंड 2 में लेना ही होगा, नहीं तो मोपो राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। या फिर मोपो में आप यदि कॉलेज अलॉट होता है तो मोपो लेना ही होगा, अदर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, सेम कंडीशन हर राउंड के लिए। देन है कि मोपो राउंड इधर काउंसलिंग विल बी द कंडक्टेड टू फिल अप द वैकेंसी आफ्टर राउंड। बोलता है मोपो राउंड तभी होता है जब राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग हो जाता है और सीट रह जाती है, तब मोपो होती है। तो ये हर कंडीशन हर साल होता ही है, सीट वैकेंट रह जाती है, मोपो तक क्या स्टे राउंड तक रह जाती है। ठीक है, देन फिर पी द पेपरिंग मोपो राउंड रिफंड इन द सेम अकाउंट। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट से बोल दिया। देखो मोपो राउंड का पैसा कितना लग रहा था, ये बताए थे। मोपो राउंड का लग रहा था 10,000 और 5,000 फॉर कैंडिडेट डिपेंड। देखो मोपो राउंड के लिए ध्यान रहे, मोपो राउंड की 10,000 लगता है जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST फिजिकल ट्रांसजेंडर के लिए 5,000 फिर से एक्स्ट्रा लगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो लगा था इससे एक्स्ट्रा कोई इतना देना होगा। तो बोलता है यदि कॉलेज अलॉट होती है या फिर नहीं अलॉट होती है, उसी कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है। क्या है कंडीशन भाई? ओ गॉड, थोड़ा सा वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। थर्ड पॉइंट, फी पेड जो करोगे, जो मोपो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यदि आप AWS हैं, OBC हैं, जनरल हैं, तो आपको 10,000 लगेंगे, और यदि SC ST हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं और ट्रांसजेंडर हैं, तो कितना 5,000 लगेंगे। तो ये पैसा यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपको पैसा कॉलेज में किसी तरह मैनेज कर दिया जाएगा, अभी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बट कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो पैसा आपको रिफंड होगा नहीं होगा रिफंडेबल पैसा होता है। तो आपको किस अकाउंट में रिफंड करेगा? जिस अकाउंट से आप पैसा पे करेंगे। तो ध्यान रहे, उस अकाउंट से पैसा पे करना है जो आपका अकाउंट हो, ना कि आपको साइबर कैब के थ्रू पैसा पे कर दिए तो आपको पैसा जो रिफंड होगा साइबर कैब के अकाउंट में होगा। तो हो सकता है वो थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि अपना पैसा जो पे करोगे, रजिस्ट्रेशन फी दोगे, वो अपने सेम अकाउंट से देना, मतलब वही पैसा यदि रिफंड होता आपको सेम अमाउंट होगा। ध्यान रहे, फिर से नहीं मांगेगा अपना अकाउंट दोगे पैसा हम आपको फिर से देंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे। देन मोपो राउंड ऑफ फी विद रिफंडेड ऑल द कंटेंट हु इज नॉट द अलॉटेड द सीट एंड दो हैव द रिपोर्टेड एंड टेक द एडमिशन अगेन। अब देखो बोला पैसा उसी को रिफंड डेट होगा, ऑल द सच कैंडिडेट हु इज नॉट अलॉटेड ऑफ सीट उसी को अलॉट, जो अलॉट नहीं होगा उसी को पैसा रिफंड होगा। एंड दो हु हैव द रिपोर्टेड एंड टेक एडमिशन द अलॉटेड विल बी द स्पेसिफिक टाइम। तो समझ आ रही बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला। ठीक है, देन कैंडिडेट आर द एडवाइस टू कंफर्म द डिटेल अबाउट द फी एंड अदर चार्ज कॉलेज। अभी जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसको पता रहना चाहिए उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देन लास्ट है स्टे राउंड। स्टे राउंड का अलग पैसा लगेगा, फिर से बता दें 50,000 जनरल OBC EWS के लिए एंड 25,000 लगेंगे आपको SC ST फिजिकल हैंडीकैप ट्रांसजेंडर के लिए। तो स्टे राउंड बोलता है कंडक्ट तब करेगा जब वैकेंसी रह जाएगी मोपो में। ठीक है, डिटेल ऑफ द वैकेंसी स्टे राउंड नोटिफाई करके फिर बोलता है कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर मोपो राउंड विल ओनली द एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ये बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया। स्टे राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो मोपो राउंड में पार्टिसिपेट कर रखा हो। यहाँ लिखा है कैंडिडेट रजिस्टर फॉर मोपो राउंड ऑफ काउंसलिंग विल ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट द स्टे राउंड। तो देखो कोई भी कैंडिडेट किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। राउंड 1 राउंड 2 में कर सकते हो, लेकिन स्टे राउंड में सिर्फ उसी कैंडिडेट के लिए है जो कि मोपो में पार्टिसिपेट कम से कर रखा है। आपको स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको मोपो राउंड में पार्टिसिपेट करना ही होगा हर हाल, चाहे राउंड 1 में करे हो या फिर किए हो नहीं किए हो मैटर नहीं करता। बट आपको स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको मोपो राउंड में कम से कम पार्टिसिपेट करना ही होगा, वही एलिजिबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट रजिस्टर फॉर मोपो राउंड ऑफ काउंसलिंग विल ओनली एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑफ मोपो राउंड, मतलब स्टे राउंड वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मोपो राउंड में पार्टिसिपेट किया हो। अदर से आप डायरेक्ट स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए पहले मोपो में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर बता दिए, इतना लगेगा। देन सीट फेल पैसा रिफंडेबल कर दिया जाएगा। फिर बोलता है जो पैसा आपने ले रहा है 50,000 25,000, कॉलेज अलॉट होती है तो कॉलेज में मैनेज कर दिया जाएगा। अभी कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा फिर से वही सेम अकाउंट में जिससे आपने पैसा पे किया था। ये ध्यान रहे। ठीक है, कैंडिडेट द सील आउट है रजिस्टर राउंड, फिर से यहाँ पर डिसीजन दिया है। बोलता है कॉलेज कैसे अलॉट होती है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, वो अपने राउंड का अलग अलग मेरिट लिस्ट बनता है। तो प्रोसेस में हमारी बातें, इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो वीडियो आपके लिए। ओके, कमेंट सेक्शन, वीडियो के कमेंट सेक्शन आपके लिए। देन बाय।